नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आमद हो चली है। लगातार दल प्रत्याशियों के चुनाव के लिए माथापच्ची कर रहे हैं और हम भी ज़मीनी हकीकत भांपने के लिए लगातार सड़कों पर हैं। ऐसे में फ़िलहाल हम बैठे हुए हैं गोविंद नगर के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से रहे सम्राट विकास के पास। सम्राट विकास अपनी अलग तरीके की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। 2019 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। हालांकि बीजेपी के सुरेंद्र मैथानी के हाथों उन्हें हार नसीब हुई थी, लेकिन फिलहाल वो एक बार फिर से ज़मीन पर हैं और आज हम उनसे तमाम बातें करेंगे। विकास जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत जी। विकास जी, ये बताइए कि अब चुनाव की आमद हो चली है, किस तरीके की देख रहे हैं स्थिति आप अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए? देखिए, पहले तो पार्टी के लिए बता दूं, पार्टी के लिए पहली बार इस तरीके का माहौल बना है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जो आम जनमानस है वो उम्मीद भरी निगाहों से अखिलेश जी के कार्यकाल को याद कर रहा है और अखिलेश जी के साथ खड़ा है। और वहीं आप गोविंद नगर विधानसभा की बात करते हैं, हम उपचुनाव लड़े थे यहाँ से गोविंद नगर विधानसभा से। चुनाव लड़ने के बाद परिणाम के जस्ट दूसरे दिन से ही लगातार मैं जनता के बीच में हूँ। हमारी विधानसभा के अंदर कभी भी किसी का कोई दुख तकलीफ हुआ होगा, कोई बड़े मामले हुए होंगे, सब जगह सबसे पहले अगर कोई पहुँचा है तो वो मैं पहुँचा हूँ। इस वजह से जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है कि एक नौजवान नेता है जो गोविंद नगर विधानसभा में जो लोगों के लिए लड़ता है, हमेशा आम आदमी के मुद्दे को उठाता रहा है। इस वजह से जनता में हमको बहुत अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है। और इस बार जो यहाँ का वोटर है उसके दिमाग में ये बात है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट हैं तो हम सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि हमारे नेता का भी एक बेदाग छवि के विकास पुरुष के रूप में लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई नेता है जो झूठ नहीं बोलता है तो उसका नाम आदरणीय अखिलेश यादव है। और इसीलिए जब से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया है तो जनता में एक विश्वास पैदा हो गया है कि अगर अखिलेश जी ये बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से करेंगे। उसी तरीके से हमारा भी जनता से इतना लगाव रहा है कि जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है कि एक नौजवान नेता है, बेदाग छवि का है, निर्भीक है, संघर्षशील है, आम आदमी के लिए लड़ता है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारी विधानसभा का या कानपुर का कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि सम्राट कभी व्यक्तिगत अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए किसी शासन प्रशासन से कभी किसी से टकराया हो। जब भी हम टकराए हैं, जब भी हम किसी से लड़े हैं या किसी मुद्दे को उठाए हैं तो आम जनता का ही मुद्दा रहा, आम जनता को ही के लिए हम हमेशा लड़े हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम ज़मीनी लेवल पे जुड़े हुए हैं, हम ज़मीनी लेवल पे काम करते हैं, इसलिए ये दोनों फैक्टर हमारे लिए बहुत प्लस होने जा रहे हैं कि लोगों का मन है इस बार बदलाव करने का, बदलाव करके समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने का, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग वोट करने जा रहे हैं। और ऐसे में हम लगातार उनके बीच, जनता के बीच में बने हुए हैं, इसलिए उनका हम पे भरोसा है। आपका भरोसा है, लेकिन मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा। आपकी विधानसभा में एक है संजीत यादव कांड हुआ था और इसके अलावा एक मनीष गुप्ता हत्याकांड हुआ। दोनों में आपने लगातार काम किया, वो अलग विषय है, लेकिन विपक्षी या जो सत्ता पक्ष है वो आरोप लगाता है कि सम्राट विकास ने जो माहौल था उसको बिगाड़ने का काम किया। चाहे संजीत यादव कांड हो, उसमें आप लगातार पुलिस कहती थी कि वो परिवार घर में रहेगा, आप उनको लेके मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए चले जाते थे। इसके अलावा जो मनीष गुप्ता कांड हुआ उसमें भी आप लगातार नारेबाजी कर रहे थे। तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक उन्होंने भी कहा कि विकास जी जो हैं वो जो माहौल है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल बनाने के लिए काम नहीं कर रहे, सिर्फ राजनीति अपनी चमका रहे हैं। देखिए, अब बात जब आपने संजीत अपहरण हत्याकांड की छेड़ दिया है तो मैं खुल के बताऊंगा। और जहाँ तक विधायक जी की बात है, ये स्वाभाविक बात है, ये हमारे क्षेत्र के सारे नौजवान, यहाँ की आम जनता ये जानती है कि एक नौजवान होने के नाते जितने जल्दी हम लोगों के बीच में पहुँचते हैं, मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ कि हमारी विधानसभा के अंतर्गत होने वाली किसी घटना में अगर हमसे पहले कहीं विधायक प्रेजेंट हो गए हो तो बता दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ। उसका कारण यह है कि मेरी दिनचर्या है, मैं सुबह से निकल के जनता के बीच में रहता हूँ, कहीं किसी को दुख तकलीफ हुई तो सबसे पहले वहाँ प्रेजेंट होता हूँ। उसके बाद जो मेरा एक
जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा हूं, जो मेरा धर्म है मैं उसके तहत काम करता हूं, उनके लिए खड़ा हो जाता हूं। अब जहां तक बात संजीत अपहरण हत्याकांड की है, आप देखिए सरकार की मानसिकता देख लीजिए और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों की असंवेदनहीनता देख लीजिए कि संजीत का अपहरण कांड होता है, हमको जानकारी मिलती, मैं घर जाता हूं, जिम्मेदार अधिकारियों से बात करता हूं जो आज के समय में कहीं न कहीं जांच के घेरे में हैं, कई लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं। ऐसे समय में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए और मेरा भी फोन प्रशासन के लोग, सरकार के इशारे पर प्रशासन के लोगों से कहा गया ऊपर से कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो रही है एक नौजवान के नाते, सम्राट की वजह से सरकार की, इसको आप लोग क्यों नहीं ठीक करते हैं। मेरा फ़ोन सर्विलांस पे लगा के रखा पुलिस के लोगों ने, लेकिन हम आपके सामने खुल के ये कहना चाहते हैं कि हम एक सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं और छात्र राजनीति से हम लोग निकल कर आए हैं। हम लोग कभी कोई गलत काम ही नहीं किए कि जो प्रशासन से डर जाते। हम उनकी आंख में आंख डाल के परिवार की आवाज़ उठाते रहे। अब उसके लिए अगर किसी को ये लगता है कि हमने माहौल बिगाड़ दिया, अब माहौल कहाँ बिगाड़ा ये भी सुन लीजिए। जब उसी समय एक घटना और हुई थी अपहरण और हत्या की कानपुर देहात में, वहाँ सरकार की तरफ से उस पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाती है, लेकिन संजीत यादव के यहाँ 10 लाख की आर्थिक मदद सरकार घोषणा नहीं करती है। तो एक तरफ उस परिवार के साथ गलत हो रहा था, सरकार की तरफ से उसकी मदद के लिए भी कोई कुछ नहीं कह रहा था। और मैं समझता हूँ चाहे उस समय कोरोना का डर रहा हो, चाहे जो रहा हो, सबसे पहले जिम्मेदारी बनती थी एक विधायक, जिम्मेदार विधायक होने के नाते, जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के गोविंद नगर के विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी उनको परिवार के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो कभी नहीं गए परिवार के पास। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा तो वो सरकार से या मुख्यमंत्री राहत कोष से उस परिवार की आज तक नहीं मदद करा पाया है, आज तक मदद नहीं करा पाया। और रही बात, मैं उस परिवार को आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास ले जा रहा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने केवल संजीत के परिवार का आंसू नहीं पोंछा है, ये कोई नहीं कह सकता है। अगर हमने संजीत अपहरण कांड में संजीत के परिजनों का साथ दिया, तो वहीं जो मनीष गुप्ता की हत्या हुई उनके भी परिजनों का मैंने साथ दिया। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इतने संवेदनशील हैं, परिवार वाले हैं, चूंकि परिवार वाले हैं, और जिनके परिवार वाले लोग होते हैं उनके यहाँ जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से उनको उनका दर्द महसूस होता है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जानते थे कि गोविंद नगर विधानसभा है, उन्होंने हमसे संजीत अपहरण कांड में भी टेलीफोन पर वार्ता करके पूरी जानकारी ली। जब उनको लगा कि इसके साथ जाति हो रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, अब पुलिस अपनी नाकामी छुपाना चाह रहा है, पुलिस की गलती से इतनी बड़ी घटना हो गई, तब उन्होंने कहा कि परिवार को लेके आओ अगर परिवार हमसे मिलना चाहता है। हमने जब बात कराया, परिवार ने कहा कि हमको अखिलेश जी से मिलवा दीजिए। मैं मिलवाने ले जा रहा था तो भी प्रशासन के लोगों ने रोका, आप लोगों सब लोगों ने देखा होगा। तब भी हमने अपनी बात कही कि भाई हम लोग गुलाम थोड़ी हैं, आप अपनी कार्रवाई करिए, हम अपने नेता के पास जा रहे हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री किसी की आंसू पोंछना चाहते हैं, किसी का दर्द में शामिल होना चाहते हैं, तो आप क्यों रोक रहे हैं। तब भी हमको रोका गया। मैं फिर दूसरे दिन ले गया, मैंने परिवार की आर्थिक मदद कराई। मनीष हत्याकांड में ही आप देख लीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बात भी किया हमसे फ़ोन पे, उसके बाद परिवार की आए मदद किए। मैं तो कहता हूँ कि एक उदाहरण बता दें सरकार के लोग, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। वो कहते हैं कि आप, वो तो सीबीआई जांच के भी लिए तैयार थे, इसके अलावा मुआवजा दे रहे थे। वो कहते थे कि वो तो परिवार को ही भड़का रहे हैं, परिवार खुद ये तय नहीं कर पा रहा कि उसको करना क्या है, चूंकि पीछे सम्राट विकास लगे हुए हैं। हाँ, अब वो यही कह सकते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, आप क्या करा दिए, आप हमेशा झूठा दिलासा देते रहे। उस समय के जो यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी थे, एसएसपी थे, वो लोग उनके घर पे आते थे, डेरा डाले हुए थे। भाई भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता आता था, तकलीफ और दर्द जो कोई, मेरा परिवार, हमारी पूरी गोविंद नगर विधानसभा हमारा परिवार है, अगर उनके दर्द तकलीफ में आप शामिल होते, आप सत्ता पक्ष में थे, तो आपको कौन रोक रहा था। आप कह देते कि बहन चुप रहो, आप कह देते तो जाके परिजनों से कि आप भी हमारे परिवार जैसे हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे, हम आपकी सीबीआई जांच बैठलवाएंगे, हम आपकी मदद कराएंगे, आपका नुकसान हुआ है। उन्होंने कभी नहीं कहा जाके, वो तो हमेशा पीछे हटते रहे। जब उन्होंने देखा कि इतना निडरता से कोई नौजवान किसी पीड़ित परिवार के लिए लगा है, तो उनको दर्द होने लगा। वो तो ये भी बात कहते हैं कि हम तो 2.5 साल के विधायक हुए, 2.5 साल में 1.5 वर्ष, मैं सच बात कह रहा हूँ, आपको भी मालूम होगा, वो ये बात कहते हैं 2.5 साल में 1.5 वर्ष मेरा कोरोना में चला गया। हमको कोई बता दे कि हमारे लिए कोरोना नहीं था।
हमको कोई बता दे कि चुनाव हारा मैं पिछला, उसके बाद से मैं जनता के बीच में लगातार प्रतिदिन हूँ कि नहीं हूँ। कोरोना काल में मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जा के बस्ती में ढूंढ ढूंढ के मदद किया। उसके अलावा जो प्रवासी मजदूर पैदल जाते थे उनको भी मैं ट्रैक्टर से पानी खाना पिला के उज्जैनी बाईपास से रामा देवी तक ले जाता था कि उनको कहीं बैठलवा देते थे किसी ट्रक में, किसी बस में, जिससे वो अपने घर परिवार की तरफ चले जाएं। तो भाई वो तो जनता ने उनको चुना था विधायक के रूप में, उन्होंने तो साफ साफ कह के पल्ला झाड़ लिया कि 1.5 वर्ष मेरा कोरोना में चला गया। तो हो सकता है इसी वजह से उस परिवार तक वो न पहुँचे हों, कोरोना का उस समय डर रहा होगा उनको। मैं तो जाता रहा। अब आइए आप, जो मनीष हत्याकांड हुआ उसमें भी यही हालात रहे। एक दिन ये गए संवेदना व्यक्त करने, उसके बाद ये एक बार भी नहीं गए परिवार को पूछने। आपसे भी नहीं छुपाया, देखिए आप पत्रकारिता कर रहे हैं। प्रशासन चाहता था कि एक दिन बाद, जिस दिन उनकी डेड बॉडी आई मनीष गुप्ता जी की, एक दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ जी का प्रोग्राम कानपुर में था। प्रशासन चाहता था कि रात में दाह संस्कार कर दिया जाए। जिस तरीके से हाथरस की बेटी का दाह संस्कार सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कभी इस तरीके का नहीं हुआ है, वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उसी तरीके से प्रशासन वहाँ चाहता था कि जबरदस्ती लेके जाएं मनीष गुप्ता जी की बॉडी को जला दें भैरव घाट में। वहाँ हम लोगों ने रोकने का काम किया कि नहीं, ये गलत बात है, पहले परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तब जाके प्रशासन को ये महसूस हुआ कि अगर सीएम यहाँ आ जाएंगे तो बवाल बड़ा हो जाएगा। परिवार को उन्होंने दिलासा दिया, ले जाके दाह संस्कार कराया। हम भी वहाँ पे थे, हम भी कंधे देने वाले थे। उसके बाद हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को पता चला, उन्होंने घर पे आने का, परिवार से मिलने का मन बनाया, 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का काम किया। तो लगातार मदद किए। और आज जो विधायक जी ये कहते हैं, उनसे ये पूछिए कि आखिर आज तक उस परिवार की मदद क्यों नहीं हो पाई। संजीत यादव के परिवार की मदद एक फूटी कौड़ी सरकार की तरफ से उसको क्यों नहीं मिली। अच्छा ये बताइए कि आपका नाम सम्राट विकास है या विकास यादव, क्या नाम है? आप ये आगे सम्राट कैसे लगा? देखिए, सम्राट तो हम लोग छात्र राजनीति में हैं और छात्र राजनीति में जो है हमेशा कि जो नौजवान लोग होते हैं किन्हीं किन्हीं नामों से अपने लोगों को, अपने नेता को बुलाते हैं। तो हमको भी लोग सम्राट घर पे भी कहते थे, लोग कॉलेज में भी कहने लगे, तो मैं अपना सम्राट विकास लोगों के प्यार और मोहब्बत से बन गया। हाँ, ये सम्राट विकास की कहानी है। अच्छा, ये जो अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव लगातार यात्रा निकाल रहे हैं अपने रथ पर सवार होके। वो कह रहे हैं कि ये विजय यात्रा है, लेकिन योगी सरकार कह रही है कि अखिलेश के पास अब कोई मुद्दे नहीं है, तो वो हमारे काम को अपना बता करके है कि हमने फीता काटा था, जबकि ये सिर्फ एक कोरी बयानबाजी है। अच्छा बताइए, कौन नहीं जानता ये बात? हमारे नेता और ये सब लोग जानते हैं कि फीता कहीं और से आता है, कैंची कहीं और से आती है। दिल्ली के लोग कैंची लेके आते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के लोग फीता लगाते हैं। सब आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल के काम है। आप यहीं गोविंद नगर विधानसभा की बात कर लीजिए, 2 बड़े पुल बने हैं, ओवरब्रिज, चाहे सीटीआई का हो चाहे गोविंदपुरी का हो, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। उन्हीं की सरकार में बन गया। आप समझ लीजिए, अब जिस क्षेत्र कल्याणपुर की जो रोड है, जो भाटिया होटल को निकली है जाके, वो सीसी रोड आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बनी, उनकी देन है। हाँ, एक हमने पुल देखा है, ये जो आर्डनेंस फैक्ट्री वाली नहर का पुल है, वो बना है इस सरकार में। बनते ही 6 बार बिगड़ चुका है, 6 बार बिगड़ा है, 6 बार बिगड़ा है। उसमें जाने कौन सी कमी आ गई, कितना कमीशन किसके पास चला गया, किसकी विधानसभा में लगता है, ये आप लोग तय करिए। लेकिन वो देखिए, ये है हमारे नेता का काम। और देखिए, एक सड़क है, हम क्यों धंसते हैं लोगों की नज़र में। हमने धान लगाया था सनेश्वर मंदिर, और जो सनेश्वर मंदिर से लेके मसवानपुर वाली सड़क है, बहुत ख़राब लग गया था यहाँ के जनप्रतिनिधि की, जिनकी आप बात कर रहे थे कि अरे भाई ये तो राजनीति कर रहे हैं, इनको अपनी तत्कालीन सरकार जो थी उससे पूछना चाहिए। अच्छा आप ये बताइए, बच्चे से आप जाके पूछ लीजिए कि जो सड़क के हालात आज के समय में हैं, ये पिछले 15 साल 10 साल पहले 5 साल पहले इतने ख़राब तो नहीं थे। हो सकता है ख़राब रही हो, लेकिन ये जब इन पे कोई बात आती है ये पल्ला झाड़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, हमने धान लगाया, हमने लोगों को जगाने का काम किया, लोग जगे, बड़ी तेज चर्चा में आई वो सड़क। लेकिन जिस दिन नारियल फूटना था, जिस दिन उस सड़क का शिलान्यास होना था, समझिएगा उस दिन कितना बड़ा आडंबर रचा गया है। 41 लोग पहुंच गए नारियल फोड़ने, एक नारियल नहीं 21 नारियल फोड़ा गया। कहा गया 3 महीना में सड़क बन जाएगी। बताइए आज सड़क बनी है क्या?
जरा सा बारिश हो जाती कितनी हालत ख़राब है। हमने वहाँ धरना इसलिए किया, हमने सरकार को इसलिए जगाया था कि उस समय जब मैं प्रदर्शन किया था, ठीक 15 दिन पहले रक्षाबंधन का त्यौहार था, हमने अपनी बहनों को जो राखी बांधने अपनी भाइयों को जा रही थी, हमने उस गड्ढों में उनको गिरते हुए देखा था। आपको दर्शकों को बता दें कि ये जो विकास जी जिस सड़क की बात कर रहे हैं, ये सन्नेश्वर से मसवानपुर को जोड़ने वाली सड़क है और इसमें 2 विधानसभाएं आती हैं, एक तरफ गोविंद नगर विधानसभा तो दूसरी तरफ कल्याणपुर विधानसभा। कल्याणपुर विधानसभा में विधायक इस समय नीलिमा कटियार हैं, जो कि प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के दर्जे पर भी हैं, और दूसरी तरफ गोविंद नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं। आप उसी सड़क की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी सड़क की बात कर रहे हैं। वो आज भी सड़क नहीं बन पाई, उसमें तमाम बताते हैं कि इसमें आवास विकास और नगर निगम और पीडब्ल्यूडी इसमें पेंच हैं, इसी कारण नहीं बन पाई। अब ये कुछ भी पेंच हो, रातों रात जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम लगता है तो कोई पेंच नहीं फंसता है, सब सड़कें बन जाती हैं। अब ये जनता इस पे चलती है तो इस पे पेंच फंस जा रहा है। आने दीजिए समय, जनता हमको आशीर्वाद देगी, हम बना के दिखा देंगे। लेकिन वो योगी सरकार कह रही है कि फ़र्क साफ है, वो इस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस हमारी सरकार में गुंडा राज से मुक्ति मिली है जनता को। आपके सरकार में वो आरोप लगाते हैं कि आपके सरकार में गुंडा राज जो था वो चरम पर था, इसके अलावा जो भूमाफिया थे वो लगातार जनता को परेशान करते थे। अब कम से कम वो तो नहीं है स्थिति, ये बात तो हमको लगता है सही कहते हैं। देखिए, उनके पास संसाधन है प्रचार करने का, पैसा उन्होंने अकूत खर्च किया प्रचार में। आपने देखा होगा आचार संहिता लगने से पहले अखबार में, टीवी में, होर्डिंगों में, और वो तो झूठा प्रचार कर रहे थे। अब देखिए, आप एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, सबसे ज़्यादा आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ जो बलात्कार के केस हैं आज की डेट में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये कैसे कहते हैं कि हमारे सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ? कितने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कितने लोग जेल में मार दिए गए, कोई जांच हुई? कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। तो ये तो इनका काम है झूठा प्रचार करना, ये सीधे सीधे झूठ प्रचार करते हैं। तो वो जनता अब समझ गई है। अच्छा, आप बताइए, जिस समय कोरोना लॉकडाउन हुआ उस समय सरकार ने कहा कि बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा जनता से, कि बिजली का बिल 1-2 महीने 3 महीने माफ़ किया जाएगा। बताइए किसी का बिजली का बिल माफ़ हुआ हो? तो उन्होंने अदा कर दिया। सुनिए, और बढ़ के बिजली का बिल लोगों को जमा करना पड़ा, लोगों के जेब में पैसे नहीं थे उस समय। इस हालात से लोग गुजरे थे, यहाँ की जो जनता है बहुत परेशान थी। आज देखिए, क्या जनता बेवकूफ़ समझते हैं ना ये लोगों को। आज आचार संहिता लगा, आपने 1 दिन पहले कह दिया कि अब हम बिजली का बिल हाफ कर देंगे, तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। अब जनता चुनावी जुमलों में फंसने वाली नहीं है। मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, दरवाजे दरवाजे जाता हूँ, बात करता हूँ। माताएं बहनें ये बात कहती हैं। और आप सुनिए, राशन के लिए इन्होंने कहा कि पहले राशन की सीमा जो है नवंबर तक है शायद। जब देखा कि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, इन्होंने कहा कि हम 2 महीना और अभी फ्री राशन देंगे। आपका इतना बड़ा दिल था, आप कह देते हम 5 साल देंगे। माताओं बहनों को मालूम है कि चुनाव है, इसलिए इन्होंने कह दिया कि हम 2 महीना और बढ़ा के देंगे। तो इसलिए इस बार जनता जागरूक है और इस बार जनता इनके चुनावी जुमलों में कहीं से फंसने वाली नहीं है। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति होगा वो ये नहीं कह सकता कि जिस समय हम परेशान थे, जिस समय हमारे घर में खाने को राशन नहीं था, जिस समय हमारे घर में पैसे नहीं थे, उस समय हमको बिजली का बिल जाके बिजली का जो यूनिट का रेट है वो भी बढ़ गया, हमको बिजली का बिल जमा करना पड़ा। आज चुनाव आ गया तो वही सरकार, वही नेता कह रहा है कि चुनाव में जो है अब हम बिजली हाफ कर दिए। और तब कहा जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 4 दिन पहले खुल के कह दिया कि हम घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ कर देंगे, तब जाके उन्होंने कहा। तो जनता जान रही है ना, चुनाव आ गया तो ये जो है। आप कोरोना काल पे आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं ये तो योगी मॉडल था, उन्होंने इसको योगी मॉडल नाम दिया। उन्होंने कहा कि हमने फ्री राशन दिया, वैक्सीनेशन करवाया, जनता के बीच में लगातार खड़े रहे। देखिए, हम भी समाजवादी पार्टी के हैं। 100 से ज़्यादा लोग जो राहगीर थे, जो प्रवासी हमारे मजदूर थे, जो बाहर काम करते थे, पैदल जाते समय कोई एक्सीडेंट से, कोई ट्रेन से जो ख़त्म हो गया, उसको हमारे नेता ने सब परिवार को 1-1 लाख रुपए देने की मदद किया। मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन उन्होंने मदद किया। अब आते हैं कोरोना काल में, आप कह रहे हैं बड़ी बेहतर व्यवस्था थी। इसी जो सेकंड लहर थी, इसी लहर में हमारे यहाँ मसवानपुर में उपचुनाव हो रहा था, पार्षद का सीट खाली थी, चारों दल के लोग लड़ रहे थे वहाँ चुनाव। सिंबल पे समाजवादी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, कांग्रेस, 4 दल के ही 4 उम्मीदवार लड़ रहे थे, सिंबल पे लड़ रहे थे। उसी दरमियान इलेक्शन कमीशन से चुनाव करा दिया गया। हम लोग चुनाव में थे, चूँकि वो हमारा वार्ड है। हम उस दरमियान में बता रहा हूँ, केवल मसवानपुर में 72 लोगों की मौत हुई थी, केवल एक वार्ड में। और
फिर भी हम लोग जनता के बीच में गए। कई ऐसे परिवार थे जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां थी, उनके बेटे नहीं थे। पिता खत्म हो गया, बेटियां बेचारी लाचार घर पे बैठी थी, कोई कंधा देने वाला नहीं था। मैंने कंधा दिया। जब सेकंड वेव थी तो आप पता करिएगा, गोविंद नगर विधानसभा में कोई भी सामाजिक बोलने डोलने वाला जो व्यक्ति होगा वो बता देगा कि अगर किसी की गाड़ी दिखती थी तो सम्राट विकास की दिखती थी, जो लोगों की मदद करते थे। लोग अब लोडर एक ठो बना के भेज दीजिए जनता के बीच में, अलग बात है। मैं जाता था, जिनके घर में बेटियां थी उनको कंधा देता था। ऑक्सीजन के लिए लोग कैसे तड़फड़ाए वो किसी से नहीं छुपा है। गंगा जी में लाशें किस तरीके उतराई वो किसी से नहीं छुपा है। तो जनता ये जान रही है कि आप मुंह से खूब कह लीजिए, मुंह से खूब छपवा दीजिए बड़ा बड़ा कि आप बहुत बढ़िया कोरोना काल में काम कर दिए। देखिए आदमी कितना ख़त्म हुआ है। मैं अभी एक परिवार में गया, उन्होंने बहन थी हमारी, वो रोने लगी। उसने कहा हमारा सब कुछ उजड़ गया कोरोना काल में, मेरा ससुर खत्म हो गया, मेरी सास खत्म हो गई, मेरा पति खत्म हो गया, पूरे घर में केवल एक महिला और एक उसका बच्चा 1 साल का रहता। तो इस तरीके से जो जनता को असुविधाएं हुई, ये ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाए, बताइए आप दवाइयाँ क्या देंगे। रेमडेसिविर का यहीं आप लोग देखिए हाईलाइट में कितना जांच हुआ। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था जिससे लोगों को उम्मीद थी कि इससे हम मौत से बच जाएंगे, उसका भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, उसको लोगों ने ब्लैक में बेचा कि नहीं बेचा। तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सम्मिलित रहे, ये जनता जानती है। और इसका जवाब अब की आने वाले चुनाव में 2022 में, अब तो चुनाव एक महीना रह गया है, तीसरे चरण में कानपुर का चुनाव है। कानपुर की जनता पूरा मन बना लिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी को चुनने जा रही है और साइकिल की मदद करने जा रही है। कोरोना का आपने जिक्र किया और कोरोना एक बार फिर से प्रसारित हो रहा है, लगातार प्रसार बढ़ रहा है। अभी कानपुर में भी जिम से लेकर के तमाम चीज़ें बंद कर दी गई हैं। ऐसे में आप मानते हैं कि मौजूदा दौर में चुनाव होना सही है या गलत है? देखिए, अब चुनाव तो संवैधानिक प्रक्रिया है। एक सरकार जो बनती है 5 साल में उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, फिर दूसरी सरकार आती है या चुनाव होता है। अब ये तो इलेक्शन कमीशन का निर्णय है। नहीं, इलेक्शन कमीशन का निर्णय तो तब लिया गया जब लखनऊ आई थी टीम, उसमें सभी दल की बैठक हुई, सभी दलों ने कहा चुनाव समय पर चाहिए हमको। ठीक बात है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को जो है डेट सामने रख दी है। अब जो उसकी गाइडलाइन है उसका पालन करने का हम लोग भी प्रयास करेंगे, उसी के तहत अपना प्रचार प्रसार करेंगे। और ये तो लोकतंत्र का महापर्व है, अब उसका आगाज हो चुका है तो हम लोग उसमें भागीदारी करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मतदाताओं से भी हम कहेंगे कि 5 वर्ष में एक बार मौका मिलता है, सोच समझ के अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनाव करें और वोट का हिस्सा जरूर बने, मतदान अवश्य करने जाएं। यदि गोविंद नगर से आप विधायक बनते हैं तो कौन से विधानसभा के ऐसे काम हैं जो सम्राट विकास ने सोच रखे हैं कि हमें इन मुद्दों पर तो काम करना ही है? हमारे यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा फैक्ट्री एरिया भी है और इस वजह से उनमें काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है। मतलब घनी आबादी की बस्तियाँ, मलिन बस्तियाँ ज़्यादा हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नाली का और पानी की समस्या है। उसको मैं बहुत जल्दी प्राथमिकता पे मैं उसको दूर करने का काम करूंगा, क्योंकि हम भी सामान्य घर में पैदा हुए हैं, हम भी गरीब का दर्द बहुत करीब से जानते हैं और समझते हैं और इसीलिए उनके बीच में रहते हैं। ये हमारे क्षेत्र के लोग जानते हैं, हम बहुत करीब से उनके बीच में जाके इन सब चीज़ों को देखते हैं और हम प्रयास करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग भी ये बात कहते हैं, उस समय नगर निगम खजानों से भरा हुआ करता था, विकास की रफ्तार ज़्यादा तेज थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार जो है आदरणीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बनेंगे और हमको जनता यहाँ की मौका देगी, देवतुल्य जनता, तो मैं उसकी सेवा करूँगा। मलिन बस्तियों की जो समस्याएं हैं सबसे पहले उसको ख़त्म करना है। और एक बड़ी समस्या यहाँ पे है, जो श्रमिक कॉलोनियाँ हैं, बहुत एक बड़े पैमाने पर बड़ी आबादी इसमें रहती है, अब बहुत समय से रह रही है, उनको मालिकाना हक दिलाने की बात है। इसके पहले जितने चुनाव होते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, ये तो भारतीय जनता पार्टी हमें चुनाव जीत जाती है, यहाँ पर वादा करती है कि हम आपको दिलाएंगे। डबल इंजन की सरकार रही लेकिन श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिल पाया। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि मेरा उस पर भी ध्यान है और मैं एक बार अपने नेता से इस मुद्दे पर बात कर चुका हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी से, और मैं समझता हूं अगर इतना बड़ा दिल आदरणीय अखिलेश यादव जी का ही है कि अगर हम उनके साथ बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे उनसे, तो निश्चित रूप से श्रमिक कॉलोनी में रहने वाले लोगों का हल निकलेगा, उनको मैं मालिकाना हक भी दिलाने का काम करूँगा। ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास, जिन्होंने बताया कि यदि वो विधायक बनते हैं तो जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर वो खुलकर काम करेंगे। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे किसी खास व्यक्ति के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।